पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब आई है राहुल गांधी पर, ये एक अलग किस्म की किताब है और इस मामले में भी अलग किस्म की है कि आज इसका आधिकारिक रूप से विमोचन हो रहा है। लेकिन ये जिस दिन इसकी चर्चा, पहले दिन ट्वीट जो किया दयाशंकर जी ने, वो ट्वीट इस किताब से ज़्यादा चर्चित हो गया। इन्होंने एक लाइन लिखी कि पहले इस्तीफ़ा फिर किताब, और पहले दिन या दूसरे दिन ही ये किताब हिंदुस्तान में अमेज़न की बेस्ट सेलर किताब किसी भी भाषा की बन गई। लेकिन कहानी यहाँ से सिर्फ शुरू होती है। हमारी कल्पना से विपरीत एक मैसेज इनके पास आया जिसमें एक और बड़ी पार्टी है, उसके आईटी सेल के अध्यक्ष महोदय ने एक ऑल द बेस्ट लिख के भेजा। उसके बाद तो वो क्या फ्लिपकार्ट, क्या अमेज़न, सारी लिंक गायब होती चली गई और करीब 1000 फर्जी सेलर्स इनकी किताब के उस पर आ गए और उसको खरीद, मैंने उसकी टेक्निकली वो लड़ाई लड़ना कि ये किताब कोई खरीद सके, खरीदने वाले लाखों में, लेकिन खरीद सके, इसका संघर्ष लेखक का शुरू हुआ। और जो इस समय की बड़ी बात है, शायद उसलिए भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं कि एक बहुत सुव्यवस्थित इनका कैरियर रहा। मुझे लंबे समय से देखने का दयाशंकर के साथ मौका मिला। दैनिक भास्कर में रहे, जागरण में रहे, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, एनडीटीवी में एडिटर थे, जी न्यूज़ में एडिटर थे, नेटवर्क 18 में एडिटर थे, सब चीज़ें। और उसके पहले भी इन्होंने किताबें लिखी, लेकिन वो इस तरह से राजनीतिक आमना सामना करने वाली किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब ये किताब जो आपके सामने यहाँ दिख रही है, और वो खुद भी आपको बताएंगे कि उन्होंने उसके लिए अनुमति मांगी और संयोग से एक दूसरे इनके सहकर्मी दूसरी पार्टी के शीर्ष नेता पर किताब लिख रहे थे, तो उसका न सिर्फ अनुमति मिली बल्कि हर्षोल्लास पूर्ण तरीके से पूरा संस्थान ने लग के उसके लिए काम किए और इन्हें ये बाध्य होना पड़ा कि इस्तीफ़ा दें, उससे अलग हैं। और एक चीज़ और इस किताब को जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है जाननी, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब बैठे हैं, आपकी नेहरू जी पे बहुत चर्चित किताब आई, हु इज़ भारत माता, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अशोक पांडे जी यहाँ नहीं आ पाए, उन्होंने भी उसने गांधी को क्यों मारा किताब लिखी। मैंने भी नेहरू मिथक सत्य और गांधी जी पे लिखी। अन्य भी किताबें आईं। ये सब किताबें कोई इतिहास की किताबें नहीं हैं। इन किताबों में वर्तमान के जो सवाल हैं उनको अतीत के नायकों के माध्यम से डील करने की कोशिश की गई। लेकिन दयाशंकर उसमें एक कदम आगे बढ़ गए। इन्होंने कोई पुराना पात्र नहीं लिया कि नेहरू जी ने ऐसा किया था तो ऐसा होना चाहिए। इन्होंने सीधे उस राहुल गांधी पर किताब लिखी जो इस समय की सरकार से या इस समय की लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उनसे सामने मुकाबिल है। वो कोई फिक्शन नहीं है, वो कोई पास्ट नहीं है, वो तो इस युद्ध में जो ऑनगोइंग चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसका एक नायक और बहुत से लोगों के लिए खलनायक। वो हिंदुस्तान का एक ऐसा आदमी जिसका चरित्र हनन करने में जितने संसाधनों, शक्ति, पैसा, राजनीतिक दुर्भावना का इस्तेमाल हुआ है, भारत के इतिहास में शायद ही किसी व्यक्ति पर इतना ताकत लगा के उसकी छवि की हत्या की गई हो। ऐसे में दयाशंकर जी ने ये किताब लिखी और ये किताब हमारे बीच आई। लेकिन ये किताब सिर्फ व्यक्ति राहुल गांधी पर नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी पर है, लेकिन ये किताब अलग अलग 11-12 खंडों में जाती है। इसमें सिलसिलेवार ये पिछले 10 साल का जो हमारा इतिहास कह लें या वर्तमान कह लें, उसको बुना गया है, रखा गया है और तथ्यों के साथ रखा गया है। तथ्यों के साथ रखने पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि करीब 50 पन्ने तो जो किताब के आखिर में हैं वो रेफरेंस के हैं। माने अगर कोई और समय होता तो इन्हें 2 PhD कम से कम एक किताब पर मिल जाती, जितना शोध इन्होंने किया है। वो सारे रेफरेंस उसमें हैं। कोई मॉब लिंचिंग का मामला आता है हिंदुस्तान में, किसी सांसद की सदस्यता लेने का मामला आता है, या चुनावों को लेकर जो बातें आती हैं वो आती हैं। टेलीविज़न में जो खबरें चल रही हैं एक के बाद एक, उनमें से कौन सी निराधार थी, किसको निराधार होने के साथ साथ जहरीली भी थी, किसको झूठ समझने के बावजूद सच की तरह परोसा गया, उनका इन्होंने एक बड़ा हिस्सा, चूँकि पत्रकार हैं तो एक बड़ा हिस्सा इन्होंने
मीडिया के कारोबार में कभी कभी मुझे लगता है कि पहले पत्रकारिता खबर मुक्त हुई और फिर एक ऐसा समय भी आया जब वो जहर युक्त होती जा रही है। तो उस पर इन्होंने बड़े शोध के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखा। एक और इन्होंने हौसला इसमें दिखाया है कि अदालती जो फैसले हैं या जो अदालत के फैसले जैसे नहीं हैं, क्योंकि एक बड़ी पुरानी बात है कि वो कहा जाता है कि योर जजमेंट जजेज यू एंड डिफाइंस यू। तो उसके माध्यम से भी इन्होंने पेश करके दिखाया है कि क्या न्यायपालिका का तराजू जो न्याय का है और उसके आंखों पर जो पट्टी होती थी वो वैसी ही है या कुछ उसमें संतुलन बिगड़ा हुआ है। कार्यपालिका की बातें भी हैं और एक लंबा सिलसिला उन झूठों का है। झूठ से आशय जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, 2G घोटाला होता है, कोयला घोटाला होता है और उसके जनता के दिमाग पर उसका असर पड़ता है। उसके राजनीतिक जो फल जिसे चाहिए थे वो हासिल करते हैं और बाद में ये कही गई बातें कैसे गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाती हैं, अदालतों में नहीं पकड़ में आती हैं, उनका कोई बेस नहीं मिलता है। तो हमारे समकालीन जो समय पूरा हमारा चल रहा है इसमें लोकतंत्र पे कहाँ दाएं से कहाँ बाएं से हमला हो रहा है और ये मजबूरी क्यों हो रही है कि राहुल गांधी पर हमला किया जाए, उन पर सबसे ज़्यादा चोट की जाए। देश में बहुत से नेता हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के पास भी वोट हैं, उनके पास सांसद हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं हैं, विपक्ष के नेता भी नहीं हैं और जैसा कि भाजपा अक्सर उनके बारे में कहती है वो तो नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। लेकिन एक व्यक्ति को एक तरफ तो आप ऐसे कहते हैं, दूसरी तरफ सारी ताकत लगाकर उसका कद छोटा करने में, उसकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने में आखिर इतने बड़े तंत्र को क्यों लगना पड़ा। और पूरी किताब तो क्या देखें, हम ये कहें कि जो दयाशंकर जी का हमने देखा है अध्ययन क्षेत्र, जिन किताबों का इनके जहन पे बहुत असर है, तो जो किताब दाएं बाएं से इनके दिमाग में घूमती रहती है आजकल, वो जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब 1984 जो कि 1948 में लिखी गई थी कि 1984 में दुनिया कैसी होगी, और उसमें एक तानाशाही की कल्पना थी। या इनके कमरे में मैं बैठा हुआ था तो 2 किताबें और इनके पीछे रखी हुई दिखती हैं मुझे, हाउ फासिज्म वर्क्स एंड हाउ डेमोक्रेसीज डाई। तो उन किताबों में भी और इनकी किताब में भी ये बात आजकल आ रही है कि तानाशाही कोई वैसी होने वाली नहीं है कि एक तानाशाह आएगा घोड़े पे बैठ के, शहर की सड़कों पर टैंक चल रहे होंगे, संविधान को बर्खास्त कर दिया जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। अब इस तरह की तानाशाहियां दुनिया में नहीं आनी है। संविधान अपनी जगह रहेगा, संसद अपनी जगह रहेगी, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह रहेगी, सांसद भी काम करेंगे, सामाजिक धार्मिक आयोजन भी होते रहेंगे, लेकिन उस संविधान के अंदर से उसकी आत्मा निकाल ली जाएगी और उसके प्रावधानों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करने लगे। बहुत से मामले हम लोग देख रहे हैं, कईयों को हम समझ पाते हैं, कईयों में हम दुविधा में रहते हैं। दयाशंकर जी ने विषयवार वस्तुनिष्ठ तरीके से हमारी उस दुविधा को दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे धारा 370 का मामला एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी, उसे बनाते समय कहा गया था कि ये हटाई जा सकती है, लेकिन उसकी हटाने की एक प्रक्रिया थी। हट गई, वो कानूनी रूप से हट गई, लेकिन ये विडंबना देखिए कि एक कश्मीरी को उस पर हाँ या ना कहने का मौका नहीं दिया गया। वो हटनी थी कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से। कश्मीर की संविधान सभा जब खत्म हो गई आज़ादी के बाद तो वहाँ की विधानसभा हो गई। तो विधानसभा में कश्मीर की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते और वो अपनी बात कहते, तो विधानसभा भंग हो गई। उसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हो गया राज्यपाल, जो कि कश्मीर का नागरिक नहीं है। तो कहने को कानून की प्रक्रिया, संविधान की प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ है, कोई भी कोर्ट उसे उचित कहेगा, लेकिन जिस नैतिकता के साथ, जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना के साथ वो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं होती हैं। तो इन गंभीर विषयों को दयाशंकर जी ने बहुत शिद्दत से उसको देखा और मैंने देखा कि एक बात को इन्होंने 10-10 जगह से क्रॉस चेक किया कि ये कैसे जा रही है।
ये खासकर से आलू से सोना बनाने वाला एक जो जुमला चलता है राहुल गांधी के नाम पर, थोड़ा बहुत मुझे भी पता था, लेकिन इन्होंने जितना उसको निकाला और फिर ये भी बताया कि ये सिर्फ चल नहीं गया, चलता रहे, इसके लिए क्या क्या मेहनत करनी है वो कैसे की गई। ऐसे ही एक और जिक्र इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण किया है कि प्रेस क्लब में राहुल गांधी आए और उन्होंने एक कानून का कागज फाड़ दिया, जिसको लेके कहा गया कि इन्होंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया। मैं भी बहुत समय तक उस बात को वही समझता था। इन्होंने बताया कि नहीं, वो दूसरा कागज था और वो खबरें अलग चली और खबरें कहाँ से कहाँ चलती जा रही हैं। लेटेस्ट उदाहरण इन्होंने हमें केरल का सुनाया कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर कुछ लोगों ने हमला किया और राहुल गांधी ने ये कहा कि वो बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। उस बात को एक बड़े चैनल ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ने से या किसी आतंकवादी घटना से जोड़ के कहा कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम इन्हें माफ़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को, जिन्हें हम छोटी कह सकते हैं, असल में हैं बहुत बड़ी, वो सारी बातें इस किताब में हमें दिखाई देंगी। दुष्यंत ने एक शेर लिखा था, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो उसको जलाने की, बालने की कोशिश। और ये भी कह दूं कि दुष्यंत को हम लोग बहुत इमरजेंसी की, बहुत प्रतिरोध की आवाज़ कहते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी कितनी कमज़ोर थी कि ना दुष्यंत से सरकारी मकान छीन पाई, ना उनकी नौकरी छीन पाई, ना उनके बच्चों का मुस्तकबिल छीन पाई। उसे हम इमरजेंसी कहते हैं और जहां हम आज बैठे हैं इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।